बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को जो है हुकूमत दीवार से लगाने में कामयाब नज़र आ रही है। इस बात का कभी इम्कान है कि जी मौजूदा इक़दाम के बाद वो तहरीक इंसाफ को कोई बड़ा एहतजाज जो है वो ना करने दे, और इसके जवाब में जो है PTI क्या करती है ये एक सवाल है। लेकिन एहतजाज जो है वो मौसर हो या गैर मौसर, पाकिस्तानी सियासत में जारी जो कशमकश है वो रियासत के लिए नुकसानदेह है। मुल्क में एक ना ख़त्म होने वाली सियासी महाजराई और अदम इस्तेकाम जो है हमारे अंदरूनी तज़ादात को बढ़ाने का बायस बन रहे हैं, जिसका फ़ायदा जो है मकामी इंतहा पसंद भी उठा सकते हैं और हमारे बैरूनी दुश्मन भी। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे पहले मेहमान हिज़्ब इख्तिलाफ की एक बड़ी मोतबर आवाज़ सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, हम देख रहे हैं कि सज़ाएँ हैं, गिरफ्तारी के वारंट हैं, नाअहली है, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर अपना दबाव बढ़ा दिया है। इस पस मंज़र में आज की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का अब तक का हासिल जमा क्या रहा? उमर अयूब है, इसका ऑब्वियसली पार्टी तो कुछ ना कुछ क़यादत चाहिए होती है, तो पार्टी का तो बिल्कुल मेरा ख़्याल है सफाया कर दिया गया है। अब कैसे पार्टी चलेगी, क्योंकि अब जो चलाने वाले वो सारे नए लोग हैं, और जो पार्टी जो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से थे, वो तो तमाम की तमाम क़यादत या तो कन्विक्शंस हो गई हैं, या सियासत छुड़वा दिए गए हैं, या आप कह लें बिल्कुल उनकी आवाज़ बंद कर दी गई। तो ऑब्वियसली ये धचका तो है पाकिस्तान की, सिर्फ PTI के लिए नहीं। ज़ाहिर है PTI सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे फेस किया जाए, किस तरह से रिस्पॉन्स किया जाए, बिकॉज़ ये आसान काम नहीं होता। बातें तो बहुत बड़ी-बड़ी सब कर देते हैं, यहाँ भी सुबह से तकरीरें हो रही हैं, और अभी भी होंगी और कल भी होंगी। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि जब हुकूमत जो भी है और उसको ज़ाहिर-सी बात है एस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही, चला रही है, उसको चैलेंज करना कोई आसान तो नहीं है। अय्यूब खान को भी 10 साल लग गए थे गिराने में, ज़िया-उल हक को 11 साल लग गए थे, मुशर्रफ साहब को 9 साल लग गए थे। तो ये कहने की बातें आसान होती हैं, करने की मुश्किल होती हैं, चैलेंज है। अ, लेट्स होप कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल ये निज़ाम ख़त्म हो। अ, जो इस वक्त तो पॉलिटिकल निज़ाम कोई भी नहीं है, 73 का आइन ही, मैं तो कहता हूँ बल्कि बिल्कुल ओपनली कहें ना कि 73 का आइन को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, और एक पाकिस्तान में एक रूल होगा जिसको जो भी कहना चाहें डिफरेंट अल्फाज से, बट राइट नाउ देयर इज़ नो रूल। या तो पूरा आगे की तरफ जाएँ, मिलिट्री पावर की तरफ, या 100% जमहूरियत। ये आधा-आधा करके बिल्कुल भी नहीं चल सकता। अभी 5 अगस्त में 5 रोज़ बाकी हैं। कहते हैं ना कि अगर हुकूमती दबाव का यही आलम रहा तो क्या एहतजाज हो पाएगा या एहतजाज की तारीख आने से पहले ही फिज़ल तो आउट हो फिज़ल आउट जाएंगे? नहीं, मैं आपको सिर्फ बता दूँ, चूँकि शायद आपके मीडिया वालों ने बताया तो होगा कि जहाँ ये कॉन्फ्रेंस होनी थी, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी जो होटल में, उसमें बेसिकली जो था उसको बंद कर दिया गया, और जितने भी ऑपोजिशन के लोग थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बाहर खड़े होके, मैं भी वहाँ मौजूद था। और तो मतलब अगर एक हुकूमत इतनी हिली भी हो, अभी तो मेरा नहीं ख्याल है इसका 5 अगस्त से को ताल्लुक है। ये तो एक सिंपल है, पिछली दफ़ा भी जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उन्होंने तय कर दिया कि हर सूरत में और कोई ऐसी चीज़ हो जो ऑपोज़िशन की आवाज़ आगे पहुँचाए, उसको क्रश किया जाए। और ये बिल्कुल बैठ के फिर झूठ बोलते, शाम को टीवी पर बैठ के और बयानात देते हैं कि जी हम तहरीक इंसाफ को कैसे इजाज़त दें, क्योंकि वो एक दहशतगर्द जमात है। वो बंदूकें लेके निकलती है। एक तो वो सबसे पहले झूठ है। महमूद खान अजहर से ही कौन-सी बंदूकें लेके निकलती, लियाकत बलोच कौन-सी, जमात इस्लामी कौन-सी बंदूकें लेके निकलती, कोई भी नहीं। मतलब ज़ाहिर है नत्थे सब आए हुए, और वही बातें, और जो मैंने पहले भी दोहराई थी कि मैं तो उसका भी एक विटनेस हूँ, कि जब इमरान खान की हुकूमत थी और एक जद्दोजहद चल रही थी, 3.5 साल मैं बिल्कुल मरियम नवाज़ के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू हो या क्वेटा हो या कराची हो या इस्लामाबाद या लाहौर या जो भी जगह हो, आज तक कभी आप हमारे से एक पुलिस वाले ने ये नहीं पूछा कि आपके पास इजाज़त है या नहीं। किसी ने ये नहीं पूछा कि जी आप यहाँ नहीं जा सकते। कभी एक दफ़ा भी, नॉट इवन वन्स। आप वो ऐलान करते हैं, यहाँ पूरे पंजाब में कंटेनर लगा देते हैं, और फिर कहते हैं कि जी वो लड़ाई हुई है, झगड़े हुए। लड़ाई झगड़े तो होंगे, अगर आप किसी भी हुकूमत इस किस्म के हथकंडे अपनाएगी, तो ऑपोज़िशन को रिट्रीट तो नहीं करेगी। चाहे वो मरीम नवाज़ हों, चाहे कोई और ऑपोज़िशन लीडर हो, वो ये तो नहीं कहे कि चलें फिर हम वापस चलते हैं। अच्छा, क्या सराय यही है कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ को दबाने की हुकूमती जो हिकमत अमली है वो वक्ती तौर पे तो कामयाब हो सकती है, लेकिन आगे का मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं? ये तो बिल्कुल आमिल क्लियर है कि वक़्ती तौर पर जब आप कहते हैं ना, तो ये वक़्त का तयन करना बड़ा मुश्किल है। अय्यूब खान को 10 साल लग गए थे।
ये तो सबको पता था सल 62 में, 63 में, 64 में कि ये भी चलने वाला सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है। और उन्होंने तो अपना आइन भी लेके आ गए थे। इन्होंने तो आइन में बिगाड़ दिया है। तो मसला ये होता है कि ये वक़्त का तयन ना होना जो है ना, ये सबसे बड़ा डिज़ास्टर है बिकॉज़ जब ख़त्म होता है, तो एक इम्प्लोजन होता है और वो इम्प्लोजन में फेडरेशन हिल जाती है। जैसे अय्यूब खान जब गए थे तो एक कुछ ज़ाहिर है वो चेंज तो डिफाइन तो था ही नहीं। क्या उनके उनके साथ उनका आइन भी चला गया। याह्या खान ने आके मार्शल लॉ लगा दिया। ज़िया-उल हक के जहाज़ में वो अल उनका जहाज़ फटा, तो पता चला कि पूरा का पूरा सिस्टम गिर गया। तो ये मसला ये होता है ना कि हाउ वो वक़्त ये होना तो होता है, कितना वक़्त होगा आई डोंट थिंक सो एनीवन येस वी शुड कीप हाई होप्स कि जी इंशाअल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द इस सिस्टम से छुटकारा हासिल किया जाएगा। लेकिन वो भी बड़े मज़बूत होके बैठे हुए जो ये जो आपने कहा कि जी इम्प्लोजन हो सकता है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि जी रियासत के जो अंदरूनी तजादात हैं मुसलसल बढ़ रहे हैं और ये जो नया क्रैकडाउन है उन्हें मज़ीद हवा देगा, ये कहाँ तक आप समझते हैं कि दुरुस्त वो है तज्जिया? पाकिस्तान कॉन्ट्रडिक्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं और वो कॉन्ट्रडिक्शंस लीड करती हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ना होने की तरफ। अगर आप देखें कि जितना मर्ज़ी वो एक देने की कोशिश करते हैं बयानियाँ कि मईशत अच्छी हो गई है। मईशत अच्छी एलीट के लिए अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा बिल्कुल अच्छी हो गई। तो लेकिन जो आम आवाम है 45% लोगों की ज़रा गुर्बत की लकीर से नीचे, 22% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन इसी की वजह से होता है बिकॉज़ हू हैज़ द डिसीजन मेकिंग? इज़ इट द पार्लियामेंट? जो कि तभी मैं कहता हूँ निज़ाम ये खिचड़ी बन के नहीं चल सकता। वेरी क्लियर कट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो कि जी कौन फैसला साज़ी करता है, बलूचिस्तान के बारे में कौन फैसला करता है, केपी के बारे में कौन फैसला करता है, पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप के बारे में क्या शहबाज शरीफ साहब ने आज ट्वीट तो किया, थैंक यू किया, लेकिन मेरा ख़्याल है वो तो डोनाल्ड ट्रंप पूछेंगे कि किसने मुझे थैंक यू किया? वो तो नाम भी नहीं जानते होंगे शहबाज जी। वो तो एक ही आप ही को जानते हैं। वो अब उसकी हर जगह वो बैठ के तारीफ़ करते हैं कि द जर्नल इज़ वेरी गुड, द पाकिस्तानी जर्नल इज़ वेरी गुड। सो वो जब अमेरिका का सदर जो सबसे पावरफुल सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, अगर वो नहीं समझते कि यहाँ कोई और है ऐसा काबिल जिसको उस साथ एंगेज किया जाए तो फिर बाकी तो कोई बचता ही नहीं है। सो आई थिंक कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं और ये सस्टेनेबल भी नहीं है सिस्टम। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक? बिकॉज़ जब आप ये कहते हैं ना कि सस्टेनेबल नहीं है, इस कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो इसका मतलब ये उसकी सज़ा जो है उसकी प्राइस पाकिस्तान के अवाम पे करती। जो अशराफिया है अच्छा, आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं की गैर मौजूदगी का एहतजाज पर क्या असर पड़ेगा? और अगर मतलब है कि ठीक है कि उन्होंने पकड़ लिया, लोगों पे मुकदमात कायम हो गए, लेकिन जब कहते हैं ना कि मॉडरेट लोग हट जाते हैं तो उसका फ़ायदा जो होता है क्या इंतहा पसंद क़ुव्वतें नहीं उठा पाएंगी? हमेशा जब डेमोक्रेटिक वॉइसेस को दबाया जाएगा तो इंतहा पसंदी की तरफ जाएगी। सवाल तो ये पैदा होता है ना कि जो कॉलेज में पढ़ता था एक बलूची स्टूडेंट, वो पहाड़ पर क्यों चढ़ गया? उसके हाथ में बंदूक क्यों आ गई? किताब उसने क्यों छोड़ दी? जो महज़ब सोसाइटीज़ होती है वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करती है कि हम इनको मेनस्ट्रीम में कैसे लेके इसलिए अगर आप जितनी ज़्यादा गोलियाँ चलाएँगे, जितने ज़्यादा आप ये अभी आप मुझे बता देना कि पिछले से लेट्स से लास्ट 2 इयर्स ले लें, क्या दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा हुआ है केपी में और बलूचिस्तान में या कमी है? इज़ाफ़ा हुआ। क्या पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई है? खराब हुई है। सो जितनी ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा और इस चीज़ को मैं एक और चीज़ के उससे भी सियासी दौर केपी जो है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर इमरान था और इतना पॉपुलर है कि मतलब वो उसकी कोई इंतहा ही कोई अभी मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान अ, अगर कोई ऐसी वो ना इंतहा पसंदी की तरफ चली जाए, तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। आई थिंक दैट शुड कन्वे द मैसेज। आप ख्याल है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की दीगर जमातें जो हैं वो एहतजाज के मामले में किस हद तक जाएंगी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज के मामले पे? ये पीटीआई पर भी डिपेंड करता है, आमिर पीटीआई पर भी डिपेंड करता है ऑन बोर्ड लेके जाता किस तरह से लेके जाना चाहिए। अगर वो अपने आप को सुपीरियर रख के और दूसरों को जूनियर पार्टनर्स के तौर पर ट्रीट करके वो समझते हैं कि जी वो आगे लेके जाएँगे और इस जद्दोजहद को तो फिर मेरा ख़्याल है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कितने ज़्यादा नहीं इम्प्रेस होंगी और वो जॉइन करेगी। लेकिन अगर ऑन बोर्ड मैं तो कहता हूँ सिर्फ़ सियासी जमातों को नहीं तमाम स्टेक होकर जिस तरह लीगल कम्युनिटी है, जिस तरह रिलीजियस पार्टीज़ हैं, जिस तरह लॉयर कम्युनिटी है, जिस तरह किसान हैं,
इस पीटीआई को मेरा तो मशवरा यही होगा कि तमाम तमाम लोगों को वो ऑन बोर्ड ले, तमाम इन अच्छा, सेगमेंट्स को, क्या और आपकी, जिससे अगर मैं कहूँ कि पेश इफेक्टिवनेस की गोई ज़्यादा करें, अगस्त का महीना क्या कैसा देख रहे हैं आप? दो मुख्तलिफ राय है ना। एक तो है जो हुकूमती जमातें, चाहे वो गवर्नर टसोरी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, मुराद अली शाह, वो अनाउंस कर रहे हैं अगस्त कितने धूमधाम से मनाना है। अगस्त 14 की पहली तारीख से शुरू होगा। उससे द मूवमेंट शुरू हो रही है। आप सोचें कि कितनी पोलराइज सोसाइटी है पाकिस्तान। अ, मेरा मेरा अपना आई विश कि वो सक्सेस हो, ये जो जो मूवमेंट है, बट आई डोंट थिंक सो। कोई अगस्त जब एंड आएगा, जब हम अगस्त की 31 को बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो नक्शा ऐसा कोई ख़ास बदला होगा। जो थोड़ा बहुत आएगा, एफर्ट हो कि उसको कुचल देंगे तो अच्छा, ये बताइए कि जो जो हालात हैं कि अपोजिशन के ख़त्म होने के बाद जो है पार्लियामेंट की हैसियत क्या रह जाएगी, और इन हालात में जो है इस इख्तिलाफ को क्या जो है निज़ाम का हिस्सा बने रहना चाहिए, कितना मौसर होगा ये बहुत से लोग मशवरा पीटीआई को दे रहे हैं आज भी तकरीरों में कि जी पीटीआई क्यों अब बैठी है, जब उनके चुन चुन के लोगों को निकाला जा रहा है, डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा स्टेक पीटीआई का है, मेरा कोई स्टेक नहीं है। सो मैं अगर मशवरा देता हूँ कि पीटीआई शुड कम आउट ऑफ दिस एटलीस्ट, मेरे लिए तो कहना आसान है। लेकिन पीटीआई को बहुत देखभाल के पीटीआई ने एक बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, एंड आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर। कि वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो उसमें जब वॉकआउट करके चले गए थे और रिजाइन कर दिया था, उस वक्त तकरीबन 125 से 130 मेंबर्स थे नेशनल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली का आपको पता है कि उनकी कितनी वहाँ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो उससे एक थोड़ा सा सबक तो हासिल करना चाहिए कि उससे क्या मिला, क्या और क्या किसको आप इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो 2-2 4-4 10-10 करके कलेक्शन करवाता रहेगा अगर सबकी छोड़ के चले जाएगी। और जो हुक्मरान हैं वो तो वुश होंगे। वो तो इस तरह से देखेंगे कि वो तो इस वक़्त इस नशे में हैं कि वो दे आर देयर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। सारा जो मसला है। पीटीआई की एक ब्रिंकमैनशिप की तारीख है, तो उसमें तो ये होता है कि वो इस्तीफ़ा दे सकती है, उसको आप इम्कान को रद्द नहीं कर सकते। तो अगर वो इस्तीफ़ा देती है, मफरूज़े की बात करें, तो जो दीगर जमातें इस इख्तिलाफ की, वो भी क्या मतलब है कि अगर इस्तीफ़ा दे सकती हैं, और क्या इससे हुकूमत पर कोई दबाव पड़ सकता है? देखिए मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये जब पीडीएम जद्दोजहद कर रही थी, तो कुछ वक़्त ये बहुत ज़्यादा मेजर इश्यू था, बोन ऑफ कंटेंशन था कि रेज़िग्नेशंस देनी चाहिए या नहीं। आपको याद होगा कि पीएमएलएन चाहती थी कि तमाम असेंबलियों से रिज़ाइन करना चाहिए पॉसिबल नहीं ऐसा। अ, पीपल्स पार्टी के उस वक़्त स्टेक थे, जैसे आज भी हैं, लेकिन आज तो वो ओनर जो आते हैं उस वक़्त अपोज़िट, वो ये कहते थे कि जी हम पीपल्स हुकूमत क्यों छोड़ दें, और इसकी क्या गारंटी है कि इससे ऐसा दबाव बढ़ेगा कि उसके बाद नक्शा बदल जाएगा। सो ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि ये कोई सक्सेस फार्मूला कोई भी नोन नहीं है कि जी उस वक़्त देखिए जी जब 1985 में पार्टीलेस इलेक्शंस हुए थे और पीपल्स पार्टी जो सबसे बड़ी जमात थी उसने हिस्सा नहीं लिया था, तो वो कुछ भी नहीं इम्पैक्ट क्रिएट कर सके थे। एक नई वो जो जिसमें नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, चौधरी निसार और ये सारे लोग आए थे, शेख रशीद वगैरह, नई बहुत पॉलिटिशियंस की वो उन्होंने वो एक स्पेस थी, उन्होंने वो अपनी जगह बना ली। तो ये तो उस वक़्त भी फेल हो गया था। अगर वो ज़िया-उल हक का एक्सीडेंट ना होता, 3 साल के बाद तक तो वो बिल्कुल ये बीमार बेड पे बताइए, ये होता। बताइए कि बज़ाहिर लग ये रहा है कि इस इख्तिलाफ के जो तमाम पत्ते हैं वो ज़ाया जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी कोई चाल जो है कामयाब नहीं हो रही। कोई तुरुप का पत्ता है आप लोगों के पास? अब लेट्स होप कल कोई ऐसी चाल साइड हो जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। देखिए उसमें भी अभी भी मैं कि ये कह चुका हूँ। लेकिन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का ये 6 महीने में एक इजलास बुलाने से तो हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो खुद बेवकूफ़ है कि जी मने नहीं देते। बट ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, व्हिच मीन्स ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ आर पार्ट ऑफ द स्ट्रगल, और उसका अगर एक एक आप वो बनाएँगे, एक प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे और उसका एक रेगुलर प्रोग्राम रखेंगे। This is a process. The dismantling is not a one day job. The dismantling is a process जो कि आपको बार बार हैमर करना पड़ता है, हर फोरम पर हैमर करना पड़ता है, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन अ, अ, आपको ये इसको प्रमोट करना पड़ता है, फिर जाके उसके असरात होने। ऐसे थोड़ा कि 6 महीने के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो गई
और आप समझिए कल से तख्ता हो जाएगा हुकूमत का, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अरे आपने आपने दिलचस्प बात की थी कि मतलब है कि जब तक ज़िया-उल-हक साहब का जो तैयारा खुद नहीं फटा कुछ हुआ नहीं था, और ज़ाहिर है कि एमआरडी ने भी बड़ी ज़बरदस्त तहरीक चलाई थी, लेकिन कोई वो असर नहीं डाल सकी थी। तो उस वक्त में और आज में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ एक क्लैरिटी ज़्यादा थी, क्योंकि ज़िया-उल-हक था और मार्शल लॉ था और उसने ऐलान कर दिया था कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा। और बल्कि वो आपको तो याद होगा जो उन्होंने 1988 में जुनेदी साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप और पार्लियामेंट को बर्खास्त करके था। पीपल्स पार्टी उन्होंने कहा ओवर में डेड बॉडी, और पीएमएलएन को ईएमएलएन उनको भी फारिग कर दिया। तो उनके पास तो चॉइसेस भी नहीं बचे थे, बट ही वाज़ स्टिल गोइंग स्ट्रांग। बट एक क्लैरिटी कि आपका मुकाबला एक मार्शल लॉ से पूरा एक ऐसा सिस्टम है जिसको अब एक फसाड है, जो कि ज़ाहिर है आप यूरोपियन यूनियन के लोगों से मिलते हैं, आप अमेरिकन पॉलिटिशियन से, लीडरशिप से, मीडिया से मुलाकातें करते हैं, हम सब करते हैं। तो उसमें वो बात तो कह सकते हैं ना कि यार पार्लियामेंट तो है ना, लोगों ने तो इलेक्ट किया है, जुडिशरी तो है, लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है आपको फिर वो सारे प्रोसेस में जाना पड़ता है कि ये तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी माने नहीं रखता। द जुडिशरी इज़ सबसेर्विएंट टू द एग्ज़ेक्टिव द क्लियरली एज़ पर द 26th अमेंडमेंट। मीडिया के पास कोई इख्तियारात नहीं है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एज़ क्या कहना चाहिए, सख्त अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आई मीन दे हैव ऑब्वियसली सोल्ड देमसेल्व्स कंप्लीटली। मेरा नहीं ख्याल है कभी भी इतना ख़राब था हमारे पास इलेक्शन दिन जाता है। तो कोई भी ऐसा फोरम नहीं है जिसको आप दरवाज़ा खटखटा के आप एक्सपेक्ट कर सकते। सो ये एक तो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस कैन लीड टू, और एक कोई चीज़ होती है ट्रिगर करती है। बहुत से अरब स्प्रिंग आया था तो एक इवेंट ने स्प्रिंग ये वो ट्रिगर कर दिया था। और इसी तरह से पाकिस्तान में अयूब खान बड़े स्ट्रॉन्ग थे, बट एक इवेंट हुआ और फिर ट्रिगर रह गया। सो वो हो सकता है इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस वजह से। मास मूवमेंट तो मैं नहीं देख रहा कि जी देयर इज़ एनी पॉसिबिलिटी कि जी मास मूवमेंट जैसे 1997 में पीएनए की मूवमेंट थी या अयूब खान के। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तज़ियाती गुफ्तगू सुनी ज़ुबैर साहब की। इनका ख्याल ये है कि जी तहरीक इंसाफ पे जिस तरह का क्रैकडाउन हुआ है उसके नतीजे में कोई मास मूवमेंट गालिबन ना चल सके, लेकिन इस बात पे मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों का इत्तेफाक है, और ख़ुद इनका भी, कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी तज़ादात हैं वो बढ़ेंगे। और कोई भी रियासत जिसमें अगर अंदरूनी तज़ादात बढ़ रहे हों और हर वक्त एक सियासी कशमकश और अदम इस्तेहकाम की कैफियत हो, वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता।